नमस्कार, स्वागत। मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। सवाल पूछोगे तो सजा मिलेगी, कलम उठाओगे तो कलंक मिलेगा और सच दिखाओगे तो मुकदमे लदेंगे। जी हाँ, यही है आज की राजनीति और यही है सरकारों का रवैया और वो नया लोकतंत्र जहां पत्रकार होना अब गुनाह बन गया है। आज बात करेंगे उन नेताओं की जो खुद को जनता का सेवक कहते हैं, लेकिन सवाल पूछने पर उसी जनता की आवाज़ यानी पत्रकारों को धमकाते हैं और मुकदमा लिखाने की धमकी देते हैं और कुछ तो मुकदमा लिखा भी देते हैं। मुजफ्फरनगर में एक पत्रकार ने आज़ाद समाज पार्टी के नेता का चंद्रशेखर से एक सीधा सवाल पूछा और जवाब मिला धमकी में, सोच समझ कर बोलो नहीं तो एफआईआर कर दूंगा। क्या यही है आज़ादी की परिभाषा? और ये बात वो लोग कर रहे हैं जो बार बार बात बात पे संविधान और बाबा साहब आम्बेडकर का नाम लेते हैं। क्या यही है लोकतंत्र का वो चौथा स्तंभ जिसकी बात हर नेता मंच पर तो करता है, लेकिन असल में उसे तोड़ने पर तुला हुआ है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा, आज़ाद समाज या अन्य दल। सवाल सबको चुभते हैं और जब चुभते हैं तो नेता बन जाते हैं ठेकेदार, जो पत्रकारिता को दबाने, धमकाने और दागदार करने में लग जाते हैं। उत्तर प्रदेश का इसरार या राजस्थान का अख्तर मुगल, कहीं एफआईआर, कहीं गालियाँ, कहीं जेल और कहीं मौत का रास्ता। लेकिन ये मत भूलिए, पत्रकार बिकते नहीं, डरते नहीं, झुकते नहीं, क्योंकि ये सिर्फ सवाल नहीं पूछते, ये लोकतंत्र की सांसें जिंदा रखते हैं। आज का मंथन में सवाल है, सवाल पर बवाल में पूछोगे तो क्या पूछना है, अब अपराध बन गया है क्या? पत्रकारों को डराकर सियासत क्या साबित करना चाहती है और कब तक चलेगा ये एफआईआर और धमकी और सत्ता की गुंडाई का खेल? हम रखेंगे सवाल और पूछेंगे जवाब। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि अगर कोई सवाल पूछता है लोकतंत्र में, अगर किसी घटना के खिलाफ कुछ एक्टिविस्ट झंडा उठाते हैं, अगर वो नारे लगाते हैं, धरना देते हैं, तो उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी, उन्हें धमकाया जाएगा, एनएसए और गुंडा एक्ट की बात की जाएगी, बहुत सारी इस तरह की धमकियाँ। तो क्या ये लोकतंत्र है? लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी का संकट पैदा हो गया है क्या? ये बड़ा सवाल है और आज इस पर ही हम बात करने वाले हैं। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। मुख्यमंत्री मेरे खाते से मेरा नाम लिया मुख्यमंत्री, ये सोच समझ के बोलो पत्रकार साथी। हवा मत बोला करो आप लोग, टीआरपी के लिए पता नहीं क्या क्या बोलते हो। मेरा नाम दे तो बताओ, वरना तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कर दूंगा। नहीं, ऐसे मत बोल। चश्मा लगाए पत्रकार, बहुत गंदे पत्रकार। नहीं, मैं पत्रकार, मैं कुछ बोलूं तुम्हें? तुम बीजेपी के एजेंट हो बेटा, तुम बीजेपी के एजेंट हो, और बीजेपी के एजेंट नहीं होते तो इतना महंगा रेबेन का नकली चश्मा न लगाए होते। आगे बढ़ो, कैसे बात यार, प्रधानमंत्री होगा तुम मैंने प्रधानमंत्री में जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन ऐसे बात नहीं करोगे। पहली बात तो मैं आम पब्लिक हूँ, रहिए चाहे जो रहिए, लेकिन बताइए हटेंगी तो गाड़ी जो चल रही है वैसे चलेगी। तो सुना आपने, क्या भाषा है, क्या तहजीब है, क्या हनक है। ये तरीका है देश के चौथे स्तंभ से बात करने का। देश का चौथा स्तंभ शायद इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। देश का चौथा स्तंभ इनके लिए महज एक कठपुतली है, जिसे जब चाहा अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल किया और फिर लगे धमकाने, लगे डराने और लगे दबंगई दिखाने। लेकिन ये नेता भूल रहे हैं, देश का चौथा स्तंभ न कभी पहले कठपुतली बना था, न आज है और न कभी आगे होगा। नेता कोई भी हो, किसी भी दल का हो, छोटा हो या बड़ा हो, पत्रकार इनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। देश का चौथा स्तंभ जो सरकार से लेकर नेताओं तक, शोषित से लेकर पीड़ित तक, हर दबे कुचले तक आवाज उठाने से परहेज नहीं करता। उस पत्रकार का सवाल पूछना उत्तर प्रदेश में या फिर कहीं पूरे देश में एक गुनाह बन गया। सब कुछ कीजिए जनाब, मगर सवाल मत कीजिए, अपनी जिम्मेदारी मत निभाइए।
क्योंकि सवाल करेंगे तो जलील किए जाएंगे, जिम्मेदारी निभाएंगे तो एफआईआर होगी और जेल भेज दिए जाएंगे। सवाल चुपता है तो भड़ास पत्रकारों पर निकालते हैं। पत्रकारों को बिका हुआ टीआरपी के लिए काम करने वाला ना समझ बताने से नहीं चूकते। जब तक नेताओं की नेतागिरी नहीं चमकती तब तक कलम को सिर माथे लगाकर चलते हैं, लेकिन जैसे ही राजनीति चमकी, किसी बड़े का हाथ सिर पर पड़ा तो लगते हैं अकड़ दिखाने, लगते हैं हनक दिखाने, लगते हैं बिका हुआ पत्रकार बताने और लगते हैं पत्रकार से उसकी जाति और धर्म पूछने, जैसे पत्रकार देश का चौथा स्तंभ नहीं बल्कि कोई सड़क छाप आदमी हो। मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम के दौरान भीम आर्मी प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उस वक्त पत्रकार को ही धमकाने लगे जब एक पत्रकार ने उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर सवाल पूछ लिया। सवाल इतना चुभा कि पत्रकार से कहने लगे कि सोच समझकर बोलो पत्रकार साथी, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कर दूंगा। मुख्यमंत्री मेरे खाते का मेरा नाम लिया मुख्यमंत्री। ये सोच समझ के बोलो पत्रकार साथी, हवा मत बोला करो आप लोग। टीआरपी के लिए पता नहीं क्या क्या बोलते हो। मेरा नाम लिया तो बताओ, वरना तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कर दूंगा। भीम आर्मी चीफ अपने नाम के आगे आजाद लगाकर भले ही खुद को क्रांतिकारी पंडित चंद्रशेखर आजाद समझ रहे हो, लेकिन वो शायद भूल रहे हैं कि सिर्फ नाम में आजाद लगा लेने से उनकी सोच आजाद वाली नहीं होने वाली। क्योंकि अगर ऐसा होता तो भीम आर्मी प्रमुख पत्रकार को एफआईआर की धमकी नहीं देते। बात सिर्फ चंद्रशेखर आजाद तक की नहीं है, चाहे सपा हो या बीजेपी, कांग्रेस हो या कोई और दल, हमाम में सभी नंगे हैं। देश का चौथा स्तंभ आज भी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ निभा रहा है, लेकिन सियासी दलों को आज भी मीडिया कर्मी बिका हुआ दलाल, पार्टी का एजेंट ही नजर आता है। क्योंकि जब तक बात इनके हित की होती है तब तक तो सब ठीक होता है, लेकिन जहां किसी मुद्दे पर सवाल इनसे सवाल होते हैं तो लगते हैं फुंकार मारने, जैसे सवाल न हो मानो कोई जायदाद मांग ली हो। पत्रकारों का उत्पीड़न अब नेताओं की आदत बन गई है। नेता से लेकर अधिकारी तक अब पत्रकारों को अपराधी की तरह देखते हैं। यूपी में पत्रकार इसरार को शायद ही कोई भूला हो जब उसे अपनी पत्नी के साथ जहर खाने पर मजबूर होना पड़ा था। पत्रकार का गुनाह बस इतना था कि उसने सड़क निर्माण के भ्रष्टाचार की खबर छापी थी, जिसके खुन्नस में परेशान भ्रष्ट अधिकारियों ने रंगदारी मांगने और गाली गलौज करने का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। राजस्थान में तो हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले पत्रकार अख्तर मुगल पर इसलिए एफआईआर दर्ज की गई क्योंकि उसके फेसबुक लाइव के दौरान पुलिसकर्मी अपनी महिला कांस्टेबल को बुलाने के लिए उनकी पीठ पर थप्पड़ मारते कैद हो गए। इतनी सी बात पर चूर पुलिस ने पत्रकार अख्तर के खिलाफ वीडियो तोड़ मरोड़ कर वायरल करने के आरोप में केस दर्ज कर लिया। थाने में बुलाकर फोन जब्त कर मां बहन की गाली दी गई और 4 सादे कागज पर साइन करवा लिए। न जाने कितने पत्रकार ऐसे हैं जिनके सवाल सत्ता शासन के साथ विपक्षी दलों के नेताओं को नस्तर की तरह चुभते हैं, क्योंकि सवाल जनता के हित के होते हैं। नेताओं का तो काम ही है कि बवाल कराओ और फिर उस बवाल में शामिल अपने कार्यकर्ताओं से भी किनारा कर लो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि पत्रकार के कैमरे में कैद इनके काले कारनामों की कालिक इनके सफेद कुर्ते तक पहुंच जाए, जिसे ये हमेशा साफ दिखाने की कोशिश करते हैं और फिर मीडिया को ही धमकाने और डराने लगते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। बहुत सारे सवाल हैं और सवाल पूछोगे तो बवाल होगा, मुकदमा होगा, जेल जा सकते हो। और सिर्फ सवाल पूछने पर ऐसा पत्रकारों के साथ ही नहीं हो रहा। सोशल एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो लोग रंगकर्मी हैं, जो भी सवाल पूछ रहा है। और यहाँ तक कि जो आम राजनीतिक कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, अगर वो भी किसी जुल्म और ज्यादती के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहा है और उस धरना प्रदर्शन में कहीं हंगामा हो गया, बवाल हो गया, लाठीचार्ज हो गया, पथराव हो गया, तो समझो फिर उसकी शामत आ गई। एक ऐसा माहौल नज़र आ रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है कि वास्तव में अब ज़रूरत नहीं है पत्रकारिता की इस देश में, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे पत्रकार संगठन इस देश में हैं। हर बार पत्रकार संगठनों के चुनाव होते हैं, अध्यक्ष नेता बनते हैं, तमाम हमारे जैसे पत्रकार
बहुत सारे लोग अपने नेताओं का स्वागत करते हैं इस उम्मीद में कि चलो कम से कम पत्रकारों को लिखने, पढ़ने, बोलने की आज़ादी के लिए तो ये लड़ेंगे, लेकिन क्या ये संगठन खड़े हो पाते हैं? ये सवाल जरूर आज इस कार्यक्रम में रहेगा। वास्तव में जो आज हम सवाल पूछ रहे हैं ये ज़रूर 2-3 पत्रकारों के साथ 2-3 घटनाओं को लेकर है। लखनऊ के एक पत्रकार सोनी कपूर ने सवाल पूछा और अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उन्हें टॉर्चर किया, परेशान किया, बदसलूकी की रास्ते में असॉल्ट करने की कोशिश की, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा गया और ये सवाल उठाने पर ही मुकदमा हो गया। तो बहुत सारे इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं और मुझे ऐसा लगता है कि सवाल पूछते रहना चाहिए और सत्ता को भी ये बुरा नहीं मानना चाहिए, और जो सत्ता में नहीं है उनको तो बिल्कुल बुरा नहीं मानना चाहिए कि कम से कम आप अगर सत्ता में नहीं हैं तो सत्ता के दावेदार हैं, और सत्ता के दावेदार की आवाज़ अगर जनता तक कोई पहुंचाता है तो वो पत्रकार हैं। सत्ता की बात भी जनता तक कोई पहुंचाता है तो वो पत्रकार हैं। अब ये बात दीगर है कि बहुत सारे नेता ये भी कहते हैं कि पत्रकार बिकाऊ, हम खरीद लेंगे, हम खरीद लेते हैं। होंगे लोग, बिकते भी होंगे, लेकिन वो पत्रकार नहीं होंगे, ऐसा मेरा मानना है। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ा है और आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। केसी जैन भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रास बिहारी इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, संपादक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के। बहुत स्वागत रास बिहारी जी, बहुत धन्यवाद, आभार आपका। प्रमोद गोस्वामी बहुत ही वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़े हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के। श्याम सिंह पवार हैं, पूर्व सदस्य भारतीय प्रेस परिषद, हमारे साथ जुड़े हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। सीधे जो सवाल सबसे पहले बनता है वो रास बिहारी जी से ही बनता है, क्योंकि एक राष्ट्रीय फलक पर रास बिहारी जी काम कर रहे हैं, खुद भी बड़े जुझारू पत्रकार रहे हैं, रिपोर्टर से लेकर संपादक तक, और तमाम काम उन्होंने किए हैं इस देश में, तमाम खबरें ब्रेक की हैं अपने जीवन काल में। लेकिन अब सिर्फ पत्रकारों का सवाल नहीं है रास बिहारी जी, अब तो ओवरऑल स्थिति ऐसी बन रही है कि अब जो आम आदमी है या आम जो सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, और इससे ऊपर हक प्राप्त था पत्रकारों को सवाल पूछने का, अब वो हक ही एक तरीके से खोता जा रहा है। तो इसकी बड़ी वजह क्या है? और जिस तरह का एक बहुत ताकतवर बड़ा संगठन आप चलाते हैं, इन संगठनों की भूमिका बड़ी मूक दर्शक जैसी है। मैं बहुत माफ़ी के साथ में आपसे कहना चाहता हूँ, आप सहमत हो या ना सहमत हो, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि ये कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है, किसी संगठन विशेष पर आक्षेप नहीं है, लेकिन बड़ी भूमिका जो है वो उस तरीके से अब नहीं दिखती। और पत्रकारों को भी मुझे लगता है राशन पानी लेके कहीं ना कहीं आंदोलन के मूड में आना चाहिए, क्योंकि आपका जो मूल अधिकार है वही खोते जा रहे हैं। और पहचान का संकट इसलिए हो रहा है कि जो पत्रकार हैं मूल वो खो गए हैं, उनको भी सावधान 22 पर ही तोला जा रहा है। रास बिहारी जी, देखिए, दो बातें बहुत बड़ी हैं इस समय। पहला तो ये है कि देश में जिस तरह से मीडिया को लेकर सरकारें दबाने की कोशिश कर रही है, और मतलब कैसी कैसी घटनाएं हुई हैं। अभी 1-2 घटनाएं मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा जी कि आंध्र प्रदेश में एक चैनल के एंकर को जो गेस्ट बुला रखा था, उस गेस्ट ने कोई कमेंट किया, एंकर ने कहा नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। उसके बाद उस एंकर के खिलाफ कई जगह रिपोर्ट दर्ज कराई गई और उसको अरेस्ट कर लिया गया, फिर उसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर छोड़ा गया। मतलब अगर आपने कोई गेस्ट बुला रखा है और वो अगर किसी सीएम पे या सरकार पे कमेंट कर देता है तो एंकर को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये हो गया है जी। दूसरा यह है कि हिमाचल प्रदेश में एक पत्रकार एक बड़े अखबार में खबर छपी और उस खबर को लेके एफआईआर दर्ज हो गई। ठीक है, पत्रकार संगठनों की दबाव की वजह से गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से देश में माहौल बन रहा है, ये सोशल मीडिया पर कमेंट करने से नहीं है। अगर आप अखबार में खबर लिखेंगे या आप
टीवी चैनल पे कोई बयान देंगे तो आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। मुझे लगता है कि इस समय मीडिया के ऊपर बहुत बड़ा संकट है। दूसरा आपका सवाल था पत्रकार संगठनों। देखिए, पत्रकार संगठन में तो पत्रकार लोग ही हैं। जब इस देश के, मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं चौहान जी कि आपने कई बार मीडिया की स्वतंत्रता को लेके कार्यक्रम किए जी, लेकिन बड़ी बड़ी जब घटनाएं होती हैं तो कितने चैनल हैं जो उस बात को उठाते हैं, कितने अखबार हैं जो पत्रकार संगठनों की खबरों को छापते हैं। मैं आपको इस बात में बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और आप साधुवाद देता हूं कि आप लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब देश का पत्रकार संगठन कमजोर नहीं है, उन पर लगाम लगा दी गई है। आपको आपकी जानकारी में मैं लाना चाहता हूं कि पत्रकार संगठनों की खबरें छापने पर जो मालिकों के संगठन है उन्होंने रोक लगा दी है कि किसी भी पत्रकार संगठन की, मीडिया में काम करने वाले किसी भी यूनियन की खबर ना दिखाई जाए ना छापी जाए जी। जब मालिकों ने ही इस तरह की कोशिश कर दी है तो जहां हम लोग तो संघर्ष करते हैं, हम लोग कोई घटना होती है उसकी निंदा करते हैं, प्रेस रिलीज जारी करते हैं, संबंधित सरकार को पत्र लिखकर मांग करते हैं। लेकिन जब कोई हमारी ही गतिविधियों को ना दिखाएगा ना छापेगा तो हम कहां दिखाई देंगे। और जिस देश में ये बाकायदा किसी पत्रकार से लिखवाया जाता है कि नौकरी के दौरान वो किसी पत्रकार संगठन में शामिल नहीं हो सकता है जी, तो अब मान सकते हैं कि इस देश में पत्रकारिता की क्या हालत होगी, पत्रकारिता की स्वतंत्रता की क्या हालत होगी। आज तो हालत ही है कि बड़े बड़े चैनल के लोग भी मार खाकर चुपचाप बैठ जाते हैं क्योंकि वहां मैनेजमेंट भी उनका साथ नहीं देती। जी जी, बड़ी महत्वपूर्ण बातें रासबिहारी जी ने कही और वास्तव में बहुत बेबाकी के साथ उन्होंने उस बेबसी का भी जिक्र किया जो एक संगठन के मुखिया होने के नाते इस तरह की बेबसी के दौर से वो जरूर गुजरते होंगे, क्योंकि स्थितियां जो हैं वो बड़ी गंभीर हैं। और आज हम इस कार्यक्रम में सिर्फ सवाल पत्रकारों का ही नहीं है, उन सारे लोगों का है जो सवाल पूछते हैं सरकारों से, नेताओं से। अब तो ट्रेंड हो गया है, सरकारें तो चलो उनका चरित्र मान लिया कि एक ही तरीके का होता है चाहे जिसकी सरकार हो, लेकिन अब जो विपक्ष में बैठे हैं वो भी आंखें तरड़ते हैं, धमकाते हैं। वो पत्रकार से पूछते हैं जो चश्मा लगाए हो ये तो बहुत महंगा है, ये तो तुमको बीजेपी की दलाली से मिला होगा। बीजेपी वाला कहता है भाई तुमको सपा की दलाली से मिला होगा। अब नेताजी से कोई नहीं पूछ रहा कि भाई आप 2 करोड़ की गाड़ी में चल रहे हो, वो कहाँ से आई, आपकी कौन सी फैक्ट्री है, वो नहीं पूछ रहा पत्रकार। वो पूछेगा तो पता चला उसके खिलाफ FIR हो जाएगी। तो इस तरीके की चीज़ें बड़ी गंभीर हैं और कुल मिलाकर जो एक सवाल पूछने का जो तंत्र है वो केवल पत्रकारिता नहीं है, वो रंगकर्मी भी सवाल पूछते हैं, RTI एक्टिविस्ट भी सवाल पूछते हैं, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता सवाल पूछते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का तो ये काम है ही कि वो सवाल पूछते हैं जो विपक्ष में। तो अब सवाल पर ही बवाल होने लगा है। गोस्वामी जी, मैं आपकी तरफ रुख करूंगा, चूँकि आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और तमाम हाल की घटना भी हुई है वहाँ पर कि साहब अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकार ने अपनी बातें रखी, FIR हो गई। इसी तरीके से बहुत सारी घटनाएं हुई। और राजनीतिक दल, अब जो राजनीतिक दल हैं जो विपक्ष में हैं वो लगातार दम भर रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि साहब हम इस बार 27 में हम क्रांति कर देंगे उत्तर प्रदेश में, या देश में 29 में मोदी को हटा देंगे। वो भी पत्रकारों को धमका रहे हैं, वो भी सवाल उनसे चाहे पत्रकार करे चाहे RTI एक्टिविस्ट करे, सवाल का जवाब नहीं देंगे। वो बचेंगे। अगर उनके कार्यकर्ता हैं जिंदाबाद जिंदाबाद करते हुए अगर उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पकड़ लिया तो वो डिसोन कर देते हैं, वो कहते हैं मेरे कार्यकर्ता है ही नहीं। और वो बेचारे कार्यकर्ता कान पकड़ के उठक बैठक लगाते नजर आते हैं। मैं अपने सहयोगियों से कहूँगा कि जरा वो वीडियो भी दिखाएं जिसमें अभी प्रयागराज में आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता जो पकड़े गए उनको चंद्रशेखर आज़ाद ने डिसोन कर दिया, कहा ना ये हमारे हैं ही नहीं। हम उनको कथित रूप से आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, वो उठक बैठक लगा रहे हैं। किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता अगर कान पकड़कर पुलिस वाले उठक बैठक लगा रहे हैं और उसका नेता डिसोन कर रहा है तो ये बड़ी गंभीर बात है। इसी तरीके से इटावा में
जिन लोगों ने कथावाचक विवाद में जो यादव संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से धरना प्रदर्शन किया, उसमें ठीक है 2-4 पत्थर भी चले होंगे, हंगामा भी होगा, लाठीचार्ज, फायरिंग भी पुलिस ने की। उन कार्यकर्ताओं को भी समाजवादी पार्टी के नेता ने डिसोन कर दिया। आज में चूंकि अखिलेश यादव का जन्मदिन है तो बहुत सख्त बात तो उनके लिए मैं नहीं कहना चाहता हूं। आज हमारे साथ अखिलेश यादव की पार्टी के चंचल यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। गोस्वामी जी, किस तरह देख रहे हैं इस स्थिति को? क्योंकि सवाल पूछने नाम का जो संगठन है, संस्था है, जो दम है, जो खम है, वो खत्म होता जा रहा है। अनम्यूट करिए। आपके उधर से है, उसको कराइए, देखिए। हाँ, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए गोस्वामी जी। हाँ दुर्गेश जी, आज लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ पर अभी नहीं, ये पिछले 5, 7, 8 वर्षों से बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आए दिन पत्रकार मारे जा रहे हैं, आए दिन पत्रकारों से सवाल पूछने पर FIR की धमकी हो रही है, आए दिन पत्रकारों को कहीं रौंद देने की बात हो रही है। दुर्गेश जी, दिक्कत ये सबसे बड़ी है कि अब पत्रकारों को सबसे लटा हुआ समझ लिया गया है, और ये राजनेता जो हैं, जो जिनको जब अपनी न्यूज छपवानी होती है तो ये आपके घर पर आकर, आपके दफ्तर पर आकर वो घिघियाते हैं, और उसके बाद जब उनसे कड़वा सवाल पूछ लिया जाए, सच्चाई पूछ ली जाए, तो उससे फिर वो धमकाने लगते हैं। जहां तक आपने अभी जो बात कही कपूर वाले महिला पत्रकार की, आज ही हमारे NUJI संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल प्रमुख सचिव गृह से मिलके उसने उसकी एक ज्ञापन दिया है और उनसे सख्त कार्रवाई की जाने की मांग की है। और इतना ही नहीं, इससे पहले भी बराबर ही हो रही। लेकिन दिक्कत अब सबसे बड़ी, जो राज बिहारी जी ने अभी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि हमारे पत्रकार, जो समाचार पत्र हैं, उन संगठनों के पत्रकारों की जो दुर्व्यवहार होता है उसको पत्रकार मीडिया के लोग ही उसमें मालिकों के निर्देश हैं बिल्कुल स्पष्ट के उनको अप्रासंगिक बना दिया जाए, उस खबरों को ब्लैक आउट कर दिया जाए, उनको खबरों को दिया ही ना जाए। ये स्थिति हो गई है। चूंकि गोस्वामी जी मैं माफी के साथ इस बात को कहता हूं कि मालिकों के निर्देश होंगे। आज से जब 35-36 साल पहले हमने नौकरी शुरू की थी, 50 साल पहले आपने शुरू की होगी, तब भी कमोबेश से कहा जाता था कि पत्रकार की खबर मत चलाना, पत्रकार खबर मत छापना। लेकिन जो पत्रकार थे, संपादक थे, वो स्टैंड लेते थे, खड़े होते थे। अब ये कहिए कि संपादकों की जो रीढ़ है वो सीधी हो गई है, मतलब वो झुक गई ज्यादा, कुछ माफ कीजिएगा। दुर्गेश जी, मैं आपको खाली, जब आपने आज 30-35 वर्ष पहले की बात की, मैं खाली 2 घटनाएं आपको बता दूं जी। वीर बहादुर जी यहाँ मुख्यमंत्री थे, अब ज्ञानेन्द्र शर्मा जी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे जी। हमारे लखनऊ के, और उन्होंने समय दिया, और जब मुख्यमंत्री आवास पहुंचे तो उनकी जो मुख्य सचिव थी, उन्होंने उनके साथ टेलीफोन पर दुर्व्यवहार कर दिया और वो बाहर चले आए। और संगठन ने जब वहां धरना दिया तो मुख्यमंत्री जी आधा घंटे पंचम तल से नीचे नहीं उतरे कि पत्रकार चले जाएं, हम लोग बैठे रहे, सारे उस समय सीनियर लोग बैठे रहे, और उसके बाद उस IAS को माफी मांगनी पड़ी। दूसरी घटना में उरई की आपको बता दूं, उरई में दात्रे कांड बड़ा मशहूर रहा। राधेश्याम दात्रे जी आपको मालूम होगा, आपको स्मरण होगा। और उस मामले में उनकी पत्नी जो है वो एक दुकान पर साड़ी लेने गई, और जब उस दात्रे ने आज अखबार में उसकी प्रमुखता से खबर छाप दी तो फर्जी FIR करके उसको जेल में भेज दिया गया। पत्रकार संगठनों ने उसका जब आंदोलन किया और जब शिकायतें की तो उसके बाद हटाया गया और उसको पनिश किया गया और उससे माफी मंगवाई गई और वो मुकदमा वापस लिया गया। आज दिक्कत ये है कि कहीं ना कहीं इस बात को भी हमें स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि जो हम लोगों के संगठन, हम लोग पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बात को स्वीकार आपको भी करना पड़ेगा कि तब जब ये दात्रे वाला कांड हुआ था, आपको याद होगा दुर्गेश जी, उसमें सारे अखबारों में फ्रंट पेज पे बड़ी प्रमुखता से छपे थे जी। लेकिन आज किसी भी अखबार में आप बता दीजिए ये कपूर वाला कांड हुआ, इसमें कितने अखबारों में छपा? आपने ये साहस किया कि इन सारी चीजों को लेके आज, या इससे पहले भी मैं कई बार आपके डिबेट में रहा हूं दुर्गेश जी, पत्रकारों के मामले में जब भी होती है आप डिबेट करते हैं और उस पर एक सार्थक बहस होती है।
या कोई चीज ऊपर तक पहुंचने की कोशिश होती है। लेकिन स्थिति ये है कि आप किसी भी बड़े अखबार में, नेशनल में चले जाइए, यहाँ राज्य स्तर के अखबार में चले जाइए, उसकी खबर को छापने में उनकी नानी मरती है, वो खबर छापने से उनके मजबूरी है उनकी भी। तो ये हमारी भी व्यवस्था है, कहीं ना कहीं हमारी भी कमजोरी है। अभी हरिद्वार में, अभी मैं खाली एक चीज और बता, अभी हरिद्वार में एक 3 महीने पहले NUGI का ही हमारा एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। उसमें इस बात का प्रस्ताव पारित किया गया कि ऐसे जितने भी मामले हैं, इन मामलों को जितनी भी राज्य की इकाइयां हैं वो गंभीरता से लें और उसको लेकर अगर जरूरत पड़े तो सड़कों पे भी उतरें। तो ऐसा नहीं है, संगठन अपनी जगह काम कर रहे हैं, लेकिन इस बात से दुर्गेश जी आपको सहमत होना पड़ेगा कि मालिकों का ये दबाव है। और जो कॉन्ट्रैक्ट प्रथा हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट प्रथा की वजह से वो पत्रकार तो छापने की साहस रखता है, पत्रकार पूछने का भी साहस रखता है, लेकिन जो ये व्यवस्था हो गई है कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था, उसकी वजह से उनके ऊपर तलवार लटकी रहती है। अगर कोई चीज होता तो मालिक उनको दिशा निर्देश देता है कि क्या सवाल पूछना है इसकी। तो ये भी एक दुर्व्यवस्था है, इसको भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक बात है, ठीक बात है। गोस्वामी जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि एक तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि अब उस तरीके की व्यवस्था नहीं है, लेकिन मैं इसको दूसरे शब्दों में कहता हूँ कि जो पत्रकार हैं वो वास्तव में स्टैंड नहीं लेते हैं। ऐसा गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, ऐसा रासबिहारी जी भी कह रहे हैं। पत्रकारों से इतर भी एक तंत्र है सवाल पूछने का इस देश में। बहुत सारे लोग हैं, कई रंगकर्मी हैं, कई कार्टूनिस्ट हैं, वो सवाल पूछते हैं। अभी जिस घटना का जिक्र रासबिहारी जी ने किया, वहाँ पर पुलिस स्टूडियो में घुस गई उस चैनल में, और वो चैनल पूर्व मुख्यमंत्री का है। मौजूदा मुख्यमंत्री जो आंध्र प्रदेश के, उन पर किसी गेस्ट ने टिप्पणी कर दी। तो अब सुनने की, सहने की क्षमता या तो है नहीं, या वो मान चुके हैं कि अब इनको लठिया कर ही इनसे काम लिया जा सकता है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। सवाल पर बवाल, वो सवाल चाहे कार्यकर्ता पूछे, राजनीतिक कार्यकर्ता पूछे, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता पूछे, RTI एक्टिविस्ट पूछे या पत्रकार पूछे, उस पर बवाल होना है। और सत्ता पक्ष तो सत्ता पक्ष ही है, विपक्ष के जो नेता हैं वो भी आंखें तरते हैं, मुकदमा लिखाने की धमकी देते हैं। एक अजब सा माहौल बना है। और मैं तो इस कार्यक्रम में आज इस बात का ही सवाल उठा रहा हूँ कि सवाल पूछने पर ही अब संकट क्रिएट हो गया है। और आप अगर देख लीजिए, जिस देश में अगर सवाल ना हो तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो फिर सब सारे मनमानी करेंगे, पक्ष विपक्ष सबकी स्थिति, क्योंकि कोई नज़र रखने वाला अगर तंत्र ही पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा या ध्वस्त कर दिया जाएगा तो बचेगा नहीं। फिर तो आप जो मन हो करिए, कहीं कोई सवाल पूछेगा ही नहीं। हमारे साथ नजम हसन साहब, अध्यक्ष NPTI न्यूज़पेपर ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत नजम भाई, बहुत धन्यवाद, आभार आपका। श्याम सिंह पंवार की तरफ चलेंगे, पूर्व सदस्य हैं भारतीय प्रेस परिषद के। श्याम सिंह पंवार साहब, आप एक लंबे समय तक भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य रहे हैं और बहुत सारे घटनाओं को देखा है, बहुत सारे जांचों का हिस्सा आप रहे हैं। मैं पत्रकारों का तो सवाल उठा ही रहा हूं, लेकिन पूरे तंत्र पर भी आज एक सवाल उठा रहा हूं कि वास्तव में जिस तरीके से, एक तो बहुत महत्वपूर्ण बात कही रासबिहारी जी ने अपने ओपनिंग कमेंट में कि इस तरीके के जो सवाल पूछने वालों पर जो हमले होते हैं, चाहे एक्टिविस्ट हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, उसको जो पूरा मीडिया का तंत्र है वो मान्यता नहीं देता, वो उस तरीके से उस पर चर्चा नहीं करता, उस तरीके से खबरें नहीं दिखाता। और यही वजह है कि ऐसा करने वाले लोगों के हौसले बड़े हो जाते हैं। फिर ऐसा साफ तौर पर दिखता है कि ये बंटवारा है। और अगर किसी देश के नामी संपादक के साथ कोई ऐसा हरकत हो जाए तो वो उम्मीद करते हैं कि जिले का, तहसील स्तर का भी पत्रकार, जिसे छोटा पत्रकार कहते हैं, वो भी पुतला फूंके और उन पत्रकार साहब के समर्थन में पूरे देश से आवाज़ जाए। ये नाइंसाफ़ी है। श्याम सिंह पंवार, भारतीय प्रेस परिषद एक ऐसी बॉडी है, उसमें रह के आपने क्या अनुभव किया? क्या पत्रकारों के हितों की रक्षा इस संस्था के जरिए हो पा रही है? सर्वप्रथम दुर्गेश जी, मैं आपको और के न्यूज को आभार व्यक्त करता हूं कि आप पत्रकारों के मामलों पर समय समय पर डिबेट रखते हैं और एक जोरदार पक्ष रखने का प्रयास आप स्वयं भी करते हैं कि पत्रकारों के हितों की रक्षा की जाए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय प्रेस परिषद के पूर्व सदस्य के रहने के नाते
कि अनेक मामले प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में आए और आते रहे हैं। निश्चित तौर पर पत्रकार का पक्ष या विपक्ष जो भी मामला आता है उसको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया विधिक तरीके से सुनती है और जैसा देखती है तथ्यों के आधार पर निश्चित तौर से उसका जो है फैसला जो होता है वो निष्पक्ष होता है और खुली बैठक में होता रहा है। लेकिन आज सबसे बड़ा जो हमारे सामने सवाल उठ गया है कि क्या जो हमारे देश के जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, क्या उन्हें विधिक ज्ञान नहीं रह गया है या क्या वो अपने साहस को खो चुके हैं। एक पत्रकार का दायित्व तो है कि वो सवाल पूछे। अगर उनको ऐसा लगता था कि सवाल जो अनुचित है तो वो संबंधित प्लेटफार्म जैसे प्रिंट से अगर पत्रकार था तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जाना चाहिए था या उनको न्यूज ब्रॉडकास्टर फेडरेशन में शिकायत करना चाहिए था। एनबीए से कहना चाहिए था। पत्रकारिता के रहते अपने जो है अधिकारों का हनन किया है या दुरुपयोग किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है। सांसद जी से जो भी सवाल किया गया है उसमें ऐसी कोई भाषा शैली नहीं थी जिसको लेकर के उन्होंने धमकी दे दी कि हम आपके खिलाफ एफआईआर करवा देंगे। मेरा यह मानना है कि पत्रकार सवाल नहीं पूछेगा तो क्या करेगा, ये उसका धर्म है और जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता है कि वे पत्रकारों के सवालों का जवाब दें। पत्रकारिता का कार्य सत्य को सामने लाना ही है, सत्ता पक्ष हो या विरोधी पक्ष हो, जो अपनी बात कहे उस बात को पत्रकार अपने संबंधित प्लेटफॉर्म के माध्यम से रखता है। लेकिन अगर उसको इस तरीके की धमकी दे दी जाए कि आप हमसे सवाल करेंगे तो निश्चित तौर से तो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि सवाल करे तो करे क्या पत्रकार। संस्थानों में कहा जाता है कि आप जब भी किसी जनप्रतिनिधि से मिलें तो समस्याओं पर या मौजूदा माहौल पर उनसे कुछ जानने का प्रयास करें, लेकिन जैसा वीडियो में देखा जा रहा है ये बिल्कुल ही ऐसा दिख रहा है कि जो भी धमकी दी है सांसद जी ने, निश्चित तौर से यह एक स्वस्थ परंपरा पर हमला है, प्रेस की स्वतंत्रता पर यह हमला है। और अगर कोई ऐसा सवाल जो भी सुनने को मिल रहा है वीडियो में जो मैंने भी देखा है उसमें ऐसी कोई भाषा शैली नहीं थी पत्रकार की जिसको लेकर के धमकी दी जाए। मात्र उसने एक यही तो सवाल किया था कि जो आपके कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़फोड़ की गई है क्या इसकी क्षतिपूर्ति आपसे की जाएगी या आपके सत्ता दल से की जाएगी, इतने पर ही भड़क गए। निश्चित तौर से ये एक सांसद की गरिमा पर बड़ा सवाल है, उनको नहीं भड़कना चाहिए था। उनको अगर लग रहा था कि कुछ गलत पूछा है तो संबंधित। अच्छा, एक बड़ा कड़वा सवाल मैं पूछता हूं श्याम सिंह भाई, मैं बहुत कड़वा सवाल आपसे पूछ लेता हूं। भारतीय प्रेस परिषद जो पत्रकारों के खिलाफ जो शिकायतें होती हैं उनमें भी वो एक उचित निर्णय जैसा आपने कहा करती है, इसी तरीके से समय समय पर जो पत्रकारों के उत्पीड़न उनको लेकर भी सवाल जो आते हैं उनका भी हल करती है। क्या आप ये समझ पाते हैं कि जितनी ताकत के साथ में वो शासन सत्ता सरकारों को प्रभावशाली तरीके से या जो संबंधित अधिकारी या जो उत्पीड़नकर्ता होते हैं क्या उनको दंडित करवाने की कोई सीधी शक्ति है? मुझे तो नहीं दिखता कि कोई बहुत बड़ी शक्ति होती हो। या ठीक है आपने कोई जांच की सिफारिशें करनी है, मानना ना मानना दूसरे की मेहरबानी पर है। श्याम सिंह भाई देखिए दुर्गेन जी, एक सब और सामाजिक व्यक्ति के लिए भी हमारे देश में परंपरा कि जब किसी को दंड देना यह नहीं होता है कि किसी को लाठी मारी जाए या किसी को जेल भेज दिया जाए। अगर हम खुले समाज में किसी एक सामाजिक या प्रतिष्ठित व्यक्ति की निंदा करते हैं कि आपकी कार्यशैली बहुत घटिया है, जो आपने ये काम किया है बहुत ही गलत किया है, तो यह भी एक तरीके का बहुत बड़ा दंड है। प्रेस काउंसिल ने समय समय पर अनेक मामलों में हमारे जो है देश के जो बड़े पदासीन नेता रहे हैं, स्टेट लेवल के जो जैसे कहते हैं मुख्यमंत्री कहे हैं या सांसद जो होते हैं, उनके भी मामले जब आए तो प्रेस काउंसिल ने निश्चित तौर से उनके प्रति जो भी प्रेस काउंसिल पर अधिकार था उसके जो है अधिकारों का पूरा प्रयोग किया है। यहां तक कि कई मामलों की चर्चा संसद में भी हुई है। शायद आपको अतीत में जाना होगा, राजस्थान के मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, उन्होंने एक अखबार को धमकी दी थी कि अगर हमारे जो है पक्ष में आप खबर नहीं चलाएंगे तो हम आपको विज्ञापन नहीं देंगे। वह मामला प्रेस काउंसिल ने स्वतः संज्ञान लिया और उनकी निंदा
कटु निंदा की गई और उसकी चर्चा संसद में भी सुनी गई थी। उसकी धमक जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना फैसला सुनाया था कि देखिए हमारे देश में ऐसे ही मुख्यमंत्री हैं जिनकी निंदा खुले समाज में प्रेस काउंसिल ने किया। तो निश्चित तौर से जब एक कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको किसी समाज का भय नहीं होता है, अपने सम्मान का भय नहीं होता, तो वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन जिसे अपने सम्मान का भय होता है तो निश्चित तौर से समाज में खुले मन से ये कह दिया जाए कि फला नेता की जो भाषा शैली थी वो अच्छी नहीं थी, उसने जो भी कार्य किया गलत किया है और हम सभी निंदा करते हैं और सामाजिक रूप से यह बात कह दी जाती है, तो निश्चित तौर से बड़ी बात। ठीक बात है। भारतीय जनता पार्टी के नेता केसी जैन साहब हैं, बहुत अदब के साथ मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैन साहब जो वर्तमान माहौल है, जो स्थितियाँ बन रही हैं, उसमें कोई एक दोषी नहीं है कि कोई अमुक दल, कोई अमुक नेता। अब एक माहौल बन रहा है कि सवाल मत पूछो, किसी से भी कोई सवाल मत पूछो। इसे किस तरीके से देखा जाए जैन साहब? ये हमारी आवाज मिल रही है आपको? जी देखिए दुर्गेन जी, एक बहुत बड़ी समस्या को उजागर करते हुए आप आज ये शो आपने रखा है और आपके इस चैनल के माध्यम से बहुत बड़े बड़े पत्रकार के पदाधिकारी और साथियों से भी वार्ता करने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को, पूरे चैनल को धन्यवाद। देखिए, आप जो विषय लेकर के आए हैं ये एक ज्वलंत विषय है और एक बड़ा मुद्दा है और एक पत्रकारिता धर्म का आप जिस तरीके से पालन कर रहे हैं, तो इस तरीके से ही जो पत्रकार, देखिए कहा गया है कि जहां पर भारत देश के अंदर जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के साथ साथ हमारी जो मीडिया है, हमारी जो पत्रकारिता है, ये चौथा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और इसने बहुत बड़े बड़े काम भी किया। ऐसा नहीं है कि पत्रकारिता का सिर्फ ये है कि मीडिया में चर्चा हो रही है, बात खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है। बहुत बड़े बड़े फैसले देने में भी अपनी बड़ी भूमिका निभाई है पत्रकारों ने और बड़े बड़े तमाम सारे ऐसे अपराधी भी रहे हैं और वो भी कैसे अपराधी जो बहुत ताकतवर अपराधी, जिनके कॉलर तक बड़े बड़े लोगों का हाथ नहीं पहुंच सकता, लेकिन पत्रकारिता की इतनी पावर है कि उन लोगों को भी सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया। आजादी में भी काम किया पत्रकारों ने, कवियों ने, जैसा कि आपने कहा सिर्फ पत्रकार ही नहीं, हमारे कवि हैं, कार्टूनिस्ट, कार्टून बना करके सवाल खड़ा करते हैं जी, और तमाम सारे रंगमंच के लोग भी सवाल खड़ा करते हैं। तो देखिए, चुभते हुए सवाल हो सकता है जिससे पूछे जा रहे हो उसके लिए चुभ रहे हो, लेकिन समाज के लिए वो दवा का काम करते हैं, क्योंकि जब ऐसे लोग सलाखों के पीछे पहुंचते हैं, ऐसे लोगों की निंदा होती है, जैसा कि अभी श्याम जी ने कहा कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए ये हो जाए कि इसकी कठोर निंदा की जा रही है, बहुत बड़ी सजा है। न्यायालय सबको फांसी नहीं दे देता है, न्यायालय तमाम सारे मामलों में सरकारों के खिलाफ, स्टेट सरकारों के खिलाफ ऐसे ही फैसले करता है कि आपका कार्य सराहनीय नहीं, उसके बाद सदन में पूरी चर्चा होती, चाहे विधानसभा हो लोकसभा में, कि आपको तो फटकार लगाई भाई न्यायालय ने, और इसको लेकर के महीनों चर्चा होती है और इस पे सरकारें चली जाती हैं इतनी बात पे, कोर्ट के फटकार लगाने से। तो ये कह देना कि केवल सलाखों के पीछे भेज देना, कोई बहुत बड़ी सजा दे देना, ऐसा नहीं है। सम्मानित व्यक्ति के लिए इतना कह देना कि आपका कार्य बहुत ही निंदनीय है, ये बहुत बड़ी सजा है सामाजिक दृष्टि से। दूसरी बात ये कि आपने जो सवाल किया, इस तरीके की स्थिति का कैसे निवारण हो, क्यों है ऐसी स्थितियां, तो देखिए दुर्गेन जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय हैं उसमें तमाम सारे बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार, एक IBS 7 के बड़े पत्रकार है, इसके पहले अटल जी की सरकार में भी एक मंत्री भी बने थे, वो भी एक बहुत बड़े चैनल के पत्रकार थे। तो तमाम सारे वरिष्ठ पत्रकारों को राजनीति में भी सम्मान देने का काम किया, बाकी जिस पोस्ट पे हैं, जहां पर है, वहां पे तो सम्मान नहीं है। और लेकिन एक चीज है, यहाँ पे बहुत सारी चीजों की चर्चा हुई, अभी आदरणीय प्रमोद जी ने भी जो पक्ष रखा कि एक साथ नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ दुर्गेन जी, जो एक लोगों के अंदर एक ये आया ना कि कोई पत्रकार बन जाए,
ये जब से ये यूट्यूब वाला आया है, जब से ये सोशल मीडिया वाली पत्रकारिता आई है, इसने स्तर बहुत गिराया है। इसको भी हम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। ये जो पत्रकारिता की जो एक धमक और एक छाप होती थी ना, तो ये मतलब कोई भी पत्रकार बन जा रहा है जिसको जर्नलिज्म का जे नहीं आता है। जर्नलिज्म में डिग्री तो बहुत दूर की बात है, लेकिन डिग्री ना हो, कम से कम अनुभव तो हो। अनुभव भी कोई नहीं है, बस एक अपना यूट्यूब चैनल बना लिया और एक आईडी लेके पहुंच जाते हैं कहीं पर भी। फिर क्या होता है कि उनकी आड़ में जब एक कोई भी व्यक्ति ऐसे लोगों को के साथ सम्मान से पेश नहीं आता है ना, फिर तो सबको एक जैसा, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, एक कहावत का इस्तेमाल किया, हर धान 22 पसेरी जी तोलने वाला जी। नहीं होता है कि जब वो उनके साथ वैसे एक बार पेश आ जाते हैं ना, फिर सोचते हैं अरे सब पत्रकार एक जैसे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस चीज पे भी जितने पत्रकार एसोसिएशन है उनको हमें लगता है कि एक बार इस पे भी गहनता से विचार करना चाहिए कि इस तरीके की स्थितियां ना पड़े। ठीक बात। लेकिन जिस तरीके से चाहे श्री अखिलेश यादव जी हो, देखो कहा भी गया है दुर्गेन जी, महाजना एनकता सापन, जिस रास्ते पे बड़े लोग चलते हैं ना उसको छोटे लोग कॉपी कर, हमारा बड़ा नेता जो काम करेगा उसको हम कॉपी कर। अब अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई तुम बीजेपी क्यों, तुम इस तरह सवाल क्यों कर रहे हो, इसका क्या होगा, इसके जितने भी उनके नीचे के नेता होंगे ना उसी शैली में पेश आएंगे। हमारा अगर भाजपा का कोई बड़ा नेता इस तरीके की शैली का इस्तेमाल करेगा ना, तो उसमें भी जो और नीचे के छोटे स्तर के नेता हैं, वो चाहे विधायक स्तर के हैं, अगर एक सांसद बदतमीजी से बात करेगा तो विधायक भी कहीं ना कहीं उसको कॉपी करेगा। महाजनायन के सापन। तो कम से कम जो माननीय है, सम्मानीय लोग हैं, जो इन चीजों को समझते हैं कि पत्रकारिता की क्या मर्यादा है, उनको बहुत ही सोच समझ करके अपने वक्तव्य देना चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्तव्य केवल उनके तक सीमित नहीं होते, फिर वो ऊपर से नीचे तक काफी होते, ऊपर से नीचे तक उसकी धारा बहने लगती है। ठीक बात। तो ऐसी जिम्मेदारी हमें लगता है बड़े लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी समाज में कि वो गंभीरता से इन चीजों को निभाए। अभी जो चंद्रशेखर का मामला आया, चंद्रशेखर ने जिस तरीके से धमकी दी, अब देखिए वो भले अपनी पार्टी के एकमात्र सांसद है, लेकिन एक पार्टी के वो अध्यक्ष भी हैं और सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं। एक सामान्य से सवाल मेरा यही है किसी भाई, मेरा सवाल ही यही है कि भाई सवाल पूछने पर क्यों तिल मिला रहे हो? कम से कम वो मादा पैदा करो कि कम से कम सवाल सुनो और तीखे सवालों को कम से कम उनको सुनना तो सीखो। वो भी नहीं है। हमारे साथ लगातार समाजवादी पार्टी के चंचल यादव साहब लगातार जुड़े हुए हैं। चंचल जी, ये बड़ा गहन और अहम विषय है और सिर्फ ये पत्रकारों तक आज हमने इसको सीमित नहीं रखा। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता, आरटीआई एक्टिविस्ट, तमाम लोगों की हत्या हो जाती हैं। कोई आरटीआई एक्टिविस्ट किसी खनन करने वाले के खिलाफ कोई अगर वो कोई सूचना मांग लेता है तो वो राउंड दिया जाता है, उसके साथ सब एक साथ मिल जाते हैं। कभी किसी सत्ता दल का विधायक जाके एसडीएम को 2 तमाचे लगा देता है कि साहब तुमने मेरी गाड़ियाँ क्यों रोकी। मतलब एक अजीब माहौल चल रहा है। क्या हो रहा है? कहाँ जाएगा लोकतंत्र? मैं चिंतित हूँ इस बात को लेकर। चंचल यादव, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपने इतनी बेहतरीन मुद्दे पे डिबेट रखी है और मैं सभी वरिष्ठ साथियों को प्रणाम करता हूं और सबका मैं आभार प्रकट करता हूं। आज एक ऐसे नेता का जन्मदिन है जो हिंदुस्तान के असंख्य युवा दिलों की धड़कन है। इतना बड़ा लोगों को, मतलब लोग इतना मानते हैं, किसानों, पिछड़ों, दलितों, एक मात्र उम्मीद है। मैं उनको बधाई देता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि बता दूं कि आज अगर समय की बात करें 2014 के बाद से अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में अघोषित आपातकाल जैसा माहौल है। आज लव के बोल आजाद नहीं है, कलम पर पहरा है, 1-2 वानगी नहीं है। आपको याद होगा वो घटना, आपने डिबेट भी करी थी 2 सितंबर 2019 को। एक पत्रकार जो पवन जायसवाल था, जिसने मिड डे मील में एक बात केवल उसने दिखा दी कि दाल चावल रोटी के बजाय नमक रोटी खिला करके उसने चला दिया था मीडिया में, उसको योगी जी ने जेल भेज दिया था। दूसरी घटना अगर आपको याद होगा, गुलाबो देवी संभल में एक प्रोग्राम कर रही थी, मंत्री हैं हमारी, और वो उनसे एक पत्रकार संजय राणा ने सवाल पूछ लिया था कि भाई आपने जो वादा किया था पूरा नहीं किया, उसको जेल भेज दिया था। तो ये ऐसे 1-2 वाकये नहीं है, ऐसे हजारों वाकये हैं। एक बात मैं आप जरूर कहना चाहूंगा, आज पत्रकारिता का जैसे आप जैसे कुछ ही एक मात्र पत्रकार बचे हैं, बहुत कम गिने चुने हैं जिन लोगों ने अपने जमीर को नहीं बेचा है।
और मैं बता दूं, आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे बहुत सारे पत्रकारों को टूटते हुए मैंने देखा है, समझौता करते हुए देखा है। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो समझौता नहीं किए और आज भी अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, उसमें से एक आप भी हैं, मैं आपको बताऊं। लेकिन आज पत्रकारिता का दौर कहां पे चला गया है? आप बताओ, प्रधानमंत्री जी पिछले 11 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। आप बताओ, तो मतलब पत्रकारों का कितना बड़ा सम्मान है। प्रधानमंत्री जब पत्रकारों से बात ना करना चाहता हो, और जहां तक आपको याद होगा, वो भी ऐसे पत्रकारों को इंटरव्यू देते हैं जो ये पूछते हैं कि ये बताओ, आम काट के खाते हैं आप प्रधानमंत्री कि चूसे खाते हैं? हमारी एक और पत्रकार महोदया पूछती हैं कि आप अपने जेब में पर्स रखते हैं कि नहीं रखते हैं? एक और पत्रकार महोदया पूछती हैं कि आपके पास इतनी एनर्जी कहां से आती है? तो ऐसे ऐसे सवाल हमारे प्रधानमंत्री जी से और बीजेपी के नेताओं से पूछे जाते हैं। अगर किसी ने गलती से भी अगर कुछ और सवाल पूछ लिए तो वो पत्रकार या तो नौकरी से निकाला जाएगा या तो उसका बेचारे का पत्रकारिता से निकाल दिया जाएगा। ऐसे अनेकों नेक उदाहरण पिछले 11 सालों में देश ने देखा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अगर जहां तक आपको याद होगा, आदरणीय अमित शाह जी से एक पत्रकार ने केवल इतनी हिमाकत कर दी थी कि हेमंता बिस्वा शर्मा के वाटर स्कैम घोटाले में जो आपने बकायदा श्वेत पत्र जारी किया था, आपने बुकलेट जारी किया था, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो आदरणीय अमित शाह जी ने कहा, ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, ऐसे सवालों पर जवाब नहीं दिए जाते हैं। तो ऐसे अनेकों नेक हैं। और जहां तक बात है, मैं बता दूं, आदरणीय अखिलेश यादव जी की बात है। अगर आप देखते हैं कि बहुत ही एक ऐसे नेता हिंदुस्तान के जो प्रतिदिन पत्रकारों से मिलते हैं, प्रतिदिन पत्रकारों को सम्मान देते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं है अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी अगर लखनऊ में हो और पार्टी कार्यालय पे हो और किसी पत्रकार को अपमानित करने का काम करें। हंसी मजाक के मूड में लहजे की बात अलग है। अभी हमारे साथी जो कह रहे थे जैन साहब कि जो है आज ऐसे पत्रकार जो है, आपको याद होगा बेचारा सीतापुर का एक पत्रकार साथी, उसकी हत्या कर दी गई। क्या उसे न्याय मिल पाया आज तक? या एक दो घटनाएं नहीं, असंख्य घटनाएं हैं। आप यूट्यूब पे बहुत सारे एक्टिविस्ट भी हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट ने जान गंवाई है। चंचल यादव, बहुत सारे लोग हैं। मैं पूरे इस तंत्र पर, इस सिस्टम पर जो सवाल पूछने का तंत्र है वो कमजोर हो रहा है, उस पर मेरी चिंता है। मैं नजम साहब को इस चर्चा में शामिल करता हूं। नजम साहब, अब ये तमाम आप तो प्रिंट मीडिया के जो एक संगठन है अखबारों का, उसके आप नेता ही हैं, और हम सब ने, ज़्यादातर लोगों ने पत्रकारिता प्रिंट से ही शुरू की, और एक प्रिंट का एक अपना आज भी दौर है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। आज भी लोग कहते हैं कि हाँ अखबार में खबर छपी है, तो उसका एक अपना हो, सारी चीज़ें हैं। लेकिन जिस तरीके से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इस पूरे जो सवाल पूछने के तंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है, आंखें दिखाई जा रही हैं, धमकी दी जा रही है, इसको किस तरह से हम लोग देखें? अनम्यूट करिए नजम साहब। हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। मेरी आवाज आ रही है अब तक? हाँ बोलिए बोलिए, फरमाइए। नमस्कार दुर्गेश जी, आपने सबसे पहले आज बहुत अच्छा एक डिबेट किया है पत्रकारों पर, मुझे ये बहुत खुशी भी है। लेकिन हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ पत्रकार और हमारे सबसे सीनियर लीडर प्रमोद गोस्वामी जी मौजूद हैं, तो मेरी क्या उनके सामने हैसियत है बोलने की, क्योंकि उन्होंने बहुत दुनिया देखी है, बहुत सी सरकारें देखी हैं। लेकिन एक शेर मैं आपको सुनाता हूं कि ये सियासत की अदा है सानिहा कोई नहीं, सबके मुंह में है ज़बान बोलता कोई नहीं जी। तो आजकल यही है कि सियासत कहाँ चली गई है और किस जगह चली गई है, ये सबको मालूम है। कोई नेता हो, हमारे जर्नलिस्ट, हमारे पत्रकार साथी को बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन वो सुन के चले जाते हैं, कोई धमकी दे देता है। पहले के जमाने में मुझे याद है कल्याण सिंह जी की सरकार रही, राजनाथ सिंह जी की सरकार है, मुलायम सिंह जी की सरकारें रही, लेकिन मायावती की जब सरकार आई तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार हुआ। इसके बाद से वो चलन जब शुरू हुआ तो वो आज तक बरकरार है। लेकिन जिस तरह से चंद्रशेखर जी ने ये कहा है, इससे पहले भी और बहुत सारे नेताओं ने कहा, लेकिन बहुत सारी चीजें हमारे नजम भाई हर रोज कोई अचानक हम और आप डिबेट कर रहे हैं। अभी मान लीजिए हम जैन साहब तो खैर बड़े शरीफ आदमी हैं, अगर किसी प्रवक्ता से आप सवाल पूछ लीजिए वो कहेंगे लो आप समाजवादी पार्टी का एजेंडा कैटर कर रहे हो। अगर समाजवादी पार्टी से पूछ लेंगे तो वो कहे भारतीय जनता पार्टी वाले आप हो। ये चलन हो गया, अजीब स्थिति हो गई भाई।
नहीं वो तो ऑनलाइन बोल रहे हैं ना। दुर्गेश सर 10 सेकंड मैं चाहता हूँ कम से कम। नहीं, नजम साहब को बोल दिए, नजम साहब को। जैन साहब मैं आऊंगा। नजम साहब बोलिए। क्या वो इतिहास में दर्ज हो रहा है कि हिंदुस्तान का एक ऐसा प्रधानमंत्री रहा जिसने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी? देखिए आप जैन साहब प्लीज, जैन साहब नजम साहब को सुनिए, बोलिए। जैन जी मैंने क्या कहा आपसे कि ये सियासत की अदा है, सालिहा कोई नहीं, सबके मुंह में है, ज़बान में बोलता कोई नहीं। ये हमारे जर्नलिस्ट और पत्रकार साथियों के साथ जो आज हो रहा है, आज बोलने वाला हमारा साथी कोई नहीं है। आज बताइए, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो चंद्रशेखर जी हो, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, समाजवादी पार्टी के नेता है, बहुजन समाज पार्टी के नेता है, बहुत सारे नेता बहुत से पत्रकारों को कह देते हैं। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अखिलेश यादव, चंचल जी ने कहा कि अखिलेश यादव रोज पत्रकारों से मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। अगर पत्रकार को तो बात बताते हैं, पत्रकार जाता है वहां पे अपनी बात करता है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि पत्रकारों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों? हम आपके काम आते हैं, आप हमें को गाली देते हैं। हाँ, बड़ा सवाल यही है, बड़ा सवाल यही है, बड़ा सवाल यही है। नहीं, हम आपका काम करते हैं, कभी भी हम लिखते हैं। नहीं, देखिए कभी गाली देने का काम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी नहीं किया। कभी चुटेले अंदाज में आपने कहा गाली क्यों देते हैं? मैंने कहा गाली नहीं, गाली देने की बात मैंने ये इसलिए कही, गाली मतलब कि बात कहने के लिए, इसीलिए मैंने कभी चुटेले अंदाज में कभी कुछ कहा होगा, लेकिन कभी किसी को अपमानित करने का काम नहीं किया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। लेकिन लेकिन यहाँ तो बीजेपी से कोई सवाल पूछता जेल जाता है। अगर वो पत्रकार बेचारा पवन जायसवाल, अगर उसने केवल नमक रोटी की बात, नमक नून रोटी, नमक रोटी दिखा दिया तो जेल गया। बताओ जैन साहब क्या कहोगे उसके बारे में? भाई बारी बारी से नजम साहब, ठीक है नजम साहब आपकी बात आ गई। हमारे पत्रकार हम जाएं तो कहाँ जाएं, लेकिन अब बड़ा सवाल है ये, हम जाए तो जाए कहाँ? जैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बोलिए, 30 सेकंड मैं आऊंगा, बस 30 सेकंड मेरे पास, बस 1 मिनट का वक्त है। समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे अखिलेश यादव जी कुछ नहीं कहते हैं, तो देखिए अभी बात आई थी, आदरणीय प्रमोद जी ने भी कहा और लोगों ने भी कहा कि सम्मानित व्यक्ति को ये कह देना बहुत निंदनीय कार्य है आपका, यही बहुत बड़ी गाली उसके लिए, बहुत बड़ी सजा है। और अखिलेश यादव लगातार कहते हैं। अरे ऐसे बहुत से पत्रकार हैं, ऐसे जैन साहब, ऐसे बहुत पत्रकार हैं जो सुबह से लेके शाम तक सरकार की चरण वंदना करते हैं। आज पत्रकारिता की गरिमा अगर किसी ने गिराई है तो उसके लिए वो लोग जिम्मेदार भी हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब जैन साहब ठीक है, श्याम सिंह बोलिए जल्दी से, 20 सेकंड। का काम सरकार की थी। ठीक है, मैंने तो बताया ना कि ऐसे दो। थैंक यू श्याम सिंह, जल्दी से 20 सेकंड में, अब मेरे पास वक्त नहीं, सहयोग करिए जल्दी से। दरबार धमका के जेल भेजा जाता है। ठीक है चंचल भाई ठीक है। श्याम सिंह बोलिए। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ हमारे जो है समाजवादी खुले हैं, जैन साहब, प्रेस वालों को मान्यता मिली हुई है। अरे जैन साहब अब उनको श्याम सिंह चौहान साहब दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जी। पहला तो ये कि जो आपने प्रेस काउंसिल का सवाल उठाया, आज के युग में प्रेस काउंसिल अपनी प्रासंगिकता खो चुका है पूरी तरह से। सही बात। मीडिया का जिस तरह से स्वरूप बदल गया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिर डिजिटल मीडिया, अब वक्त आ गया है कि सरकार को मीडिया काउंसिल बनाने पर विचार करना चाहिए। और हमारा संगठन है जो 25 साल पहले जो इस मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रहा है। दूसरा यह है कि अभी हमने हाल में आज इमरजेंसी के 50 साल पर कुछ कार्यक्रम हुए। प्रधानमंत्री ने भी कहा, कई नेताओं ने कहा कि इमरजेंसी के दिन को नहीं भूलना चाहिए। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के पत्रकार तो 1994 के हल्ला बोल को भी नहीं भूले होंगे। जिस तरह से एक सरकारी संरक्षण में अखबारों के हॉकरों, पत्रकारों पर हमले हुए थे, वो भी बात याद रखने वाली बात है। हम किसी राजनीति में नहीं फंसते, ना मैं किसी की राजनीतिक टिप्पणी पर कर रहा हूं,
लेकिन इतना जरूर है कि इस देश में जब भी लोग सत्ता में आते हैं और उन पर सवाल उठाए जाते हैं तो सवाल उठाने वाले पर हमले होते होते हैं और आज भी हो रहे हैं। ठीक 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 है, श्याम सिंह बोलिए, श्याम सिंह जल्दी से, और इसका भी जवाब दीजिए प्रेस काउंसिल का जो सवाल उठाया है राज बिहारी जी ने। देखिए, मैं बता दूं आपको, स्पष्ट कर दूं, पहले तो हमारे समाजवादी पार्टी से जो पक्ष रख रहे थे, मिर्जापुर नमक रोटी कांड में पवन जायसवाल के ऊपर जब एफआईआर हुई थी, उस मामले को प्रेस काउंसिल ने संज्ञान लिया था और उस मामले में सरकार को तलब कर लिया था। लेकिन पत्रकार के बारे में जो कहा जाता है कि जेल भेज दिया गया, ये पूरी तरीके से तथ्यहीन है। प्रेस काउंसिल की हैसियत के बाद में पत्रकार को बरी कर दिया गया था, जेल नहीं गया था, इसका जो है ध्यान दें। और ज्ञानार्जन तो हुई ना, ऐसी झूठी एफआईआर हुई थी कि नहीं हुई थी? दूसरी बात, आपको अपने सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल को याद करना चाहिए, और मैं अखिलेश जी के कार्यकाल को भी याद दिला देता हूं कि पत्रकार अनवर अली, पत्रकार ओम शंकर सिंह और अजय कुमार सिंह को समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा ये एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। ये चीज ध्यान रखिए। तो सरकार किसी की भी रही हो, निश्चित तौर से किस बात की नहीं दर्ज कराई गई थी? सुनिए, तो मैंने तो बताया, नमक रोटी दिखा दिया, उसको जेल भेजने का काम पहले तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। नहीं, जेल नहीं गया था। अरे सुनिए, अच्छा वो बताओ, सुरेश राणा वाला, संजय राणा वाला केस, संजय राणा वाला केस आप जानते हो, संबंध में गुलाब देवी से सवाल डिबेट की थी, संजय राणा पे डिबेट की थी हम लोगों ने, इसी मंच पर हम लोगों ने डिबेट की। गुलाब देवी ने जो हरकत की थी, हम लोगों ने उस पर चर्चा की थी। करने वाली बात आती है, ठीक है, यही समस्या रहती है कि आप लोग नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आप बायस होकर के आप लोग बोलते हो, ये काम बीजेपी का होना चाहिए, आप काम आप कर रहे हो। बीजेपी की बात नहीं है, सत्ता नहीं, ये काम तो बीजेपी का होना चाहिए था, लेकिन दर्द आपको हो गया। चलिए गोस्वामी जी, ये दर्द की दवा क्या है? अंतिम टिप्पणी बस, केवल गोस्वामी जी प्लीज जल्दी से। सुनिए, अरे दोस्त, पहले तो खुद अपने आप को दिल साफ रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब आपस में मत करो, यही दिक्कत है। चंचल यादव, केसी जैन, नजरिया बदलो। आप लोग पत्रकारों के प्रति नजरिया बदलो। जो समाज में कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, कम से कम उनकी आलोचना को एक तरीके से मार्गदर्शन के रूप में लो। अंतिम टिप्पणी गोस्वामी जी जल्दी से। पत्रकारों का सम्मान होता है। गोस्वामी जी मत करिएगा, गोस्वामी जी में सब लोग देखिएगा, सरकार किसी की भी रही हो, चाहे भाजपा की रही हो, चाहे सपा की रही हो, गोस्वामी जी प्लीज अंतिम टिप्पणी जल्दी से। अरे बता दो, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी प्रधानमंत्री ने 11 सालों में? आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते हो क्या? नहीं, ये नहीं खड़ा कर सकते, ये क्या करेंगे? इनकी मजबूरी है, बेचारे क्यों करेंगे? ये काउंसिल वाले नहीं करेंगे, पत्रकारिता का काम नहीं हो पा रहा ना सही से, प्रेस काउंसिल वाले नहीं कर पाएंगे। बोलिए गोस्वामी जी, अंतिम टिप्पणी जल्दी से, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए प्लीज। देखिए दुर्गेश जी, दो चीजें इस पूरी डिबेट में निकल के आई हैं। एक बात तो ये भी कड़वा सच है कि अब पत्रकारों के ऊपर दलीय होने के आरोप लग रहे हैं जी। ये चिंता का विषय नहीं होना, दलीय पत्रकार नहीं बनना चाहिए। पत्रकार होता है, वो दलीय पत्रकार नहीं होता। एक बात। दूसरी बात, जो अभी राज बिहारी जी ने बात कही कि अगर मीडिया के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसके लिए मीडिया काउंसिल बनना चाहिए, या फिर और पवार साहब एक चीज आपको और बता दूं, ये बात सही है कि चीजें संज्ञान लेता रहा, लेकिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो दंतहीन टीथलेस है। वो खाली ये कह सकता है कि ये गलत है, सही है, लेकिन उसके पास कोई पावर नहीं है। जब तक किसी भी ऐसे संगठन को या ऐसे किसी परिषद को जो पत्रकारों के हितों की रक्षा करे, उसको अगर ये उसके पास व्यवस्था नहीं होगी कि वो उनको बुला सके या उनके लिए कोई स्ट्रक्चर पास कर सके, तब तक फिर ये इन ऐसे भी किसी भी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हो और चाहे मीडिया काउंसिल हो, बहुत शुक्रिया, ये सारे के सारे तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। केसी जैन साहब, चंचल यादव, राज बिहारी जी, प्रमोद गोस्वामी जी, श्याम सिंह पवार और नजम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार उन दर्शकों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुना, देखा और अपनी कोई राय बनाई होगी। इस कार्यक्रम के अंत में बस यही कहूँगा कि जो सवाल पूछने का तंत्र है, वो पत्रकार है, चित्रकार है, साहित्यकार है, कवि है, आरटीआई एक्टिविस्ट है, राजनीतिक कार्यकर्ता भी है, इस सवाल पूछने के सिस्टम को नष्ट मत होने दीजिए। नहीं, जिस दिन इस सिस्टम को सत्ता हो या विपक्ष अगर ये नष्ट कर ले गए तो देश का बेड़ा गर्क होने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।
खबरों का सारथी।